Pooja Khedkar case. We all know about Pooja Khedkar and the issue of her fake certificate. या फिर वो हो 2G scam. 10 rupee RTI could do what India's biggest agencies couldn't do. छत्तीसगढ़ और बिहार के केस में देखा जा सकता है कि अगर मैं आज अपील फाइल करूंगा तो 5 साल बाद यानी कि 2029 में मुझे उसका जवाब मिलेगा अपील का। इसके बाद वी हैव टू इंश्योर कि हम आरटी एक्टिविस्ट को एडुकेट प्रोटेक्शन दिलवा सकें। This is very, very important. Pooja Khedkar case. We all know about Pooja Khedkar and the issue of her fake certificates. Now, Pooja Khedkar की बात हो और be it the 2010 Commonwealth Games scam. वो आदर्श हाउसिंग सोसाइटी हो जहाँ के फ्लैट्स ले लिए ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स ने दो इट वॉज मेंट फॉर वॉर विडोज, या फिर वो हो 2G स्कैम। देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ कॉमन इन सब चीज़ों में, और वो है एक 10 रुपए की RTI। A 10 rupee RTI could do what India's biggest agencies couldn't do. This is the power of RTI. RTI helped in exposing the irregularities and the corruption. I am Paras Chitkara and this is all about RTI. अब RTI की शुरुआत कैसे हुई? How did it all begin? इंडिया में RTI movement started in 1990s and it started from राजस्थान। अरुणा रॉय एंड निखिल दे ने बनाई मजदूर किसान शक्ति संगठन या फिर MKSS, जिसमें उन्होंने बात करी मजदूरों की राइट्स की, उनकी ट्रांसपेरेंसी इन उनकी वेजेस में, और वहाँ से स्टार्ट हुई हमारी एक मूवमेंट जिसे नाम दिया गया हमारा पैसा हमारा हिसाब। दिस मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट द इंडिया और जिसकी वजह से बहुत सारी स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, गोवा, राजस्थान अपने खुद के RTI लॉज लेकर आए। फिर नेशनल लेवल पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक यूनिफाइड लॉ लेकर आई पूरी कंट्री के लिए जिसका नाम दिया गया RTI एक्ट, एंड दिस एक्ट वाज पास्ड इन 2005 और इसने रिप्लेस किया हमारे 2002 के फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को। अब RTI का पर्पस क्या था? RTI का पर्पस था ट्रांसपेरेंसी लेकर आना। इट्स पर्पस वॉज टू एम्पावर द सिटीजन्स, ताकि वो कोई भी पब्लिक अथॉरिटीज जैसे हो UPSC, CBSE या कोई भी हमारी पब्लिक बॉडी उससे पूछ सके सवाल। दे कैन आस्क एंड दे कैन टेक इंफॉर्मेशन, कहाँ से पैसा आया, कितना पैसा कैसे खर्च किया, सब चीज़ें मिल सकती हैं एक 10 रुपए की RTI से। नाउ पब्लिक अथॉरिटी में पब्लिक बॉडीज़ के अलावा बाकी NGOs या प्राइवेट बॉडीज़ भी आ सकती हैं जिन्हें स्टेट से फंडिंग मिलती है। अब उसने इसके बाद दिए कुछ पेनल प्रोविजंस अंडर सेक्शन 20 ऑफ RTI। अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स फेक इंफॉर्मेशन देते हैं, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं या डिले करते हैं 30 दिन से ज़्यादा, तो उन पर 25,000 तक की पेनल्टी भी लग सकती है एज पर द RTI एक्ट। इसके अलावा उसने क्या बोला, अंडर सेक्शन 4 ऑफ RTI एक्ट उसने बोला कि जो भी पब्लिक बॉडीज़ हैं उन्हें एक प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत है। जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए वो प्रोएक्टिवली उन्हें बताने की ज़रूरत है पब्लिक को। ठीक है, दिस वाज अंडर द सेक्शन 4 ऑफ RTI। उसके बाद आता है हमारा सबसे खतरनाक सेक्शन दैट हैज़ ऑफन बीन क्रिटिसाइज और जिसे बोलते हैं हम सेक्शन 8। अब सेक्शन 8 में क्या हुआ? सेक्शन 8 में इट इज स्टेटेड दैट फॉर नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक इंटरेस्ट, कुछ चीज़ें पब्लिक अथॉरिटीज़ इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकती है। दे कैन रिफ्यूज टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन। अब जैसे रफाल डील की बात हो, सबसे बड़ा इशू रफाल में यही चल रहा था कि गवर्नमेंट वॉज नॉट डिस्क्लोजिंग द डेटा। ठीक है, कितने में डील हुई, कितने में जेट्स खरीदें, बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अब ऐसी चीज़ें वी कैन नॉट एक्सेस वाया RTI। अब UPSC का ही एग्जाम्पल देख लो। UPSC आंसर कीज रिलीज नहीं करती पूरा एग्जाम साइकिल खत्म होने से पहले। अगर हम RTI लगाकर पूछें कि प्रीलिम्स की आंसर की दे दो, तो वो बोलेंगे कि एग्जाम साइकिल के बाद ही आंसर की आएगी। नाउ दिस इज वाई सेक्शन 8 को कुछ लोग करते हैं क्रिटिसाइज। इट इज बीइंग क्रिटिसाइज एज अ हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी। कहा जाता है कि जो RTI का एक्चुअल गोल है उसे ये अचीव नहीं करने दे रहा। इट हैज़ बिकम एन हिंड्रेंस और वो ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट है। बट अगर हम एक फ्लिप साइड देखें या दूसरा पर्सपेक्टिव देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं, सॉवरेनिटी के लिए ज़रूरी हैं, या फिर हमारे कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं जिसे बचाने के लिए
कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम आम पब्लिक को नहीं दे सकते, एंड इस सेक्शन का ऐड करने का यही पर्पस था इन द आरटीआई एक्ट। अब जुडिशरी की हेल्प से क्या हुआ? जुडिशरी की हेल्प से आरटीआई का स्कोप एक्सपैंड होता चला गया। जो बॉडीज ऑलरेडी आरटीआई के अंडर नहीं थी, जैसे बीसीसीआई हो गया, वो भी आरटीआई के अंडर आ गई। अब जैसा हमने देखा 2011 के सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय केस में, हर एक स्टूडेंट को राइट मिली कि वो अपनी खुद की आंसर शीट्स देख सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता था कि वहाँ आंसर शीट चेक हो भी रही है या नहीं, कैसी मार्किंग हो रही है। सो विद द हेल्प ऑफ जुडिशरी उन्होंने इसका स्कोप और ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया। नाउ इसके अलावा आरटीए एक्ट एस्टैब्लिश CICs एंड हर स्टेट में एक बनाया स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंटर में हमने बनाया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और हर स्टेट में बनाया स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस। इनका काम क्या था? इनका काम था कि कोई भी हमारे डिस्प्यूट्स हों, कोई भी अपील हो आरटीआई से रिलेटेड, अगर हमें क्वेरी टाइम पे नहीं मिल रही या हमें वो एडुकेट नहीं लग रही, तो हम डायरेक्टली इस बॉडी पर अपील कर सकते हैं। ठीक है, दिस वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड अंडर द आरटीआई एक्ट। नाउ दो आरटीआई एक्ट का पर्पस अच्छा था, उसका इंटेंशन अच्छा था, ऑब्जेक्टिविटी लेकर आना, ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, अकाउंटेबिलिटी लेकर आना। हाउएवर उसमें आज भी कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो एक्ट ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है फ्रिवलेस आरटीआईज की। लोगों ने इररिलेवेंट चीज़ पूछनी शुरू कर दी आरटीआई एक्ट के अंदर। जैसे इसमें पूछा गया कि पीएमओ में वाईफाई की स्पीड कितनी है। उसके बाद क्या इशू आ रहा है कि देयर आर अ लॉट ऑफ डिलेज। 30 डेज का जो टाइम पीरियड है उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की ही नहीं जा रही, और अगर की भी जा रही है तो वो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पूछा कुछ और, पता कुछ और फिर जैसा अगर ये केस देखें तो उसमें 8 साल बाद आरटीआई का रिप्लाई आया है, एंड दैट टू इज इनसफिशिएंट या फिर इररिलेवेंट। अब इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा इशू है बिकॉज देयर इज लैक ऑफ एडुकेट स्टाफ ही नहीं है जो आरटीआई के रिप्लाई देगा, या फिर जो CICs बनाए, SICs बनाए, उनके पास भी अपॉइंटमेंट्स नहीं है, वहाँ भी वैकेंसीज हैं। सबसे बड़ी दिक्कत अभी यही चल रही है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है एट द लेवल ऑफ सेंटर, उसमें होते हैं 10+1, यानी कि 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, तो टोटल होते हैं 11। बट आज हमारे पास हैं सिर्फ और सिर्फ 3, तो आज भी हमारे पास वहाँ पर 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की वैकेंसीज हैं। तो अगर हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस का हाल देखें तो वहाँ हाल और भी ज़्यादा बुरा है। झारखंड के केस में तो 2020 से लेकर अभी तक इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अपॉइंट ही नहीं हुए। तो अगर वो अपॉइंट ही नहीं हुए, कोई अपील उन तक जाएगी कैसे? तो वो बॉडी और एक्ट अपने आप ही डिफंक्ट हो गया। सो ये सबसे बड़ी दिक्कत चल रही है। अब छत्तीसगढ़ और बिहार के केस में देखा जा सकता है कि अगर मैं आज अपील फाइल करूंगा तो 5 साल बाद यानी कि 2029 में मुझे उसका जवाब मिलेगा अपील का, बेस्ड अपॉन जो प्रेजेंट रेट ऑफ वहाँ पर डिस्पोजल चल रहा है। तो ये ही सारे इश्यूज हैं जो आरटीआई एक्ट को ठीक से नहीं चलने दे रहे। उसके बाद क्या है कि आरटीआई एक्टिविस्ट आर बीइंग टारगेटेड। आरटीआई एक्टिविस्ट को टारगेट किया जा रहा है। दे आर सीन एज नेगेटिव पीपल, और जो माफिया हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस का नेक्सस बना होता है करप्ट एक्टिविटीज़ में, दे आर टारगेटिंग आरटीआई एक्टिविस्ट। More than 70 RTA activists have lost their lives according to reports, and 100 से ज़्यादा को harass किया गया है। They have been assaulted। उन्हें बोला जाता है कि RTA हटाओ, RTA वापस ले लो। फिर हमारा इशू आता है अवेयरनेस का। There is no ground level पर अवेयरनेस। लोगों को पता ही नहीं कि उनके पास सूचना का अधिकार है। They have the right to information। अगर पता ही नहीं तो वो राइट एक्सरसाइज कैसे करेंगे? वो कैसे इंश्योर करेंगे कि उनके आसपास जो चीज़ें हैं वो सब ट्रांसपेरेंटली हो रही हैं, एफिशिएंटली हो रही हैं, उसमें करप्शन नहीं है? तो जो एक्ट का इंटेंडेड पर्पस था वो ग्राउंड लेवल पर अचीव नहीं हो पा रहा ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। फिर एक लास्ट इशू आता है जो 2019 की अमेंडमेंट थी। दिस इज हाईली क्रिटिसाइज, ऑपोजिशन हो या बाकी हमारी NGOs हों, सब ने इसे क्रिटिसाइज किया। अब इसमें क्या बोला गया कि जो हमारे कमिश्नर्स हैं उनकी जो हमारी सैलरीज हैं, उनकी टेन्योर है, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उनकी जो इंडिपेंडेंस थी ना, एक उन्हें टारगेट करने की कोशिश की गई एज पर ऑपोजिशन और एज पर क्रिटिक्स।
सो ये सारे इशू चल रहे हैं हमारे आरटीआई एक्ट के साथ। अब इसी के बाद हमें देखने की ज़रूरत है कि इन इश्यूज़ को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो नाउ वी हैव रियलाइज कि आरटीआई एक्ट में देयर आर सर्टेन इश्यूज़, बट अब इन्हें हमें ठीक कैसे करना है, क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है कि हमें डिलेस को एड्रेस करना है, और वो कैसे होगा, हमें इमीडिएटली स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है। जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट रुकी हुई है, वी हैव टू इमीडिएटली अपॉइंटमेंट, ताकि जो हमारे 4 लाख तक अभी आज पेंडिंग केसेस और अपील्स हैं वो हम कम कर सकें। उसके बाद वी हैव टू इंश्योर कि हम आरटी एक्टिविस्ट को एडिकेट प्रोटेक्शन दिलवा सकें। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है, वहाँ पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो वहाँ भी हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, जैसा हुआ राजस्थान के केस में, जहाँ ऑर्गेनाइज की गई पद यात्रा। लोगों को बताया गया कि तुम्हारे पास सूचना का अधिकार है, इसे यूज़ करो, इसे इस्तेमाल करो। फिर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ टेक्नोलॉजी, जिससे हम इसे स्ट्रीमलाइन कर दें आरटीआई की प्रोसेस को, और जल्दी से जल्दी टाइमली इफ़ेक्टिवली ठीक रिप्लाई मिल सके। ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिससे वी विल इंश्योर कि आरटीआई खाली जो पेपर पर है वैसे ही ना रह जाए, जो उसका इंटेंडेड पर्पस है, ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, अकाउंटेबिलिटी लाना, एक सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाना, वो आरटीआई अचीव कर सके। और जैसा कि सेकेंड यासी ने बोला, फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ सीक्रेसी टू डॉन ऑफ ट्रांसपेरेंसी तक लेकर जा सके। नाउ आरटीआई एक्ट कैन राइटली बी कॉल्ड अ कॉर्नरस्टोन फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। उसका पर्पस है सिटीजन्स को एम्पावर करना, ताकि वो सही लोगों से सही सवाल पूछ सकें, टू इंश्योर कि जो ऑल पोजीशंस ऑफ पावर में हैं उन्हें अकाउंटेबल होल्ड किया जा सके, और हम एक ट्रांसपेरेंट सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की तरफ बढ़ सकें। बट इसके लिए क्या ज़रूरत है, इसके लिए हमें चाहिए कुछ स्पेसिफिक रिफॉर्म्स, जैसे ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट्स, इमीडिएटली हमें स्टाफ की ज़रूरत है, और हमें उन्हें बचाने की ज़रूरत है। वी हैव टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन हु डेयर टू सीक द ट्रुथ। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो हमें इन सब चीज़ों के साथ रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, ताकि आरटीआई एक्ट अशर्स इनटू अ ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड एक हमारी सिटीजन सेंट्रिक governance. All right, so this is it for this video. See you next time in the next one.